हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और साथ ही साथ यूपी पुलिस में आने वाले कांस्टेबल के मेडिकल के रिगार्डिंग कि कैसी होती है मेडिकल टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल जानेंगे बारी बारी से कि क्या कुछ करना पड़ता है मेडिकल के एग्ज़ाम में। यूपी पुलिस में बहुत ही बड़े पैमाने पे कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो मेहनत करते रहिए। इस बार कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन लेके रहना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, क्या सैलरी होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने दिनों की होती है, सारी डिटेल अगर जानना चाहते हैं, अगर आपने इस फॉर्म को भरा है या फिर अगर नहीं भी भरा है तो लास्ट डेट अभी भी बचा हुआ है, 15 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप जाके फॉर्म को भरिए। आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा मनोबल तो बढ़ेगा ही साथ आप लोगों के पास उन तमाम छोटी बड़ी वैकेंसियों की अपडेट पहुँचेगी जो कि आप भरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या उस जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को देखूं तभी आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तभी आप वीडियो को देखें, अन्यथा नहीं देखें। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को। अभी जाइए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मेडिकल की प्रक्रिया होती है, किस तरह से हम लोग मेडिकल में पूरी तरह फिट घोषित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम मेडिकल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेडिकल तक पहुंचना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, फिजिकल टेस्ट देना होगा। तो क्या आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं इस मेडिकल तक पहुँचने के लिए, या फिर आप बीच में ही कहीं दौर में गायब से हो जाएंगे? तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस तरह के वीडियोज़ को नहीं देखें बल्कि इस तरह के एग्ज़ाम में पहुँचे और फाइनली क्वालिफाई हों। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिटन निकालना पड़ेगा, दौर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप मेडिकल में पहुँचिएगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि सर आपकी मेडिकल किस तरह से हुई थी, आप किस तरह से फिट हुए थे। तो मैं बारी बारी से सारे डिटेल का जिक्र करना चाहूँगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। सारी समस्याएं मेडिकल से संबंधित, चाहे वो किसी भी पुलिस फोर्स के एग्ज़ाम हो, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। तो मेडिकल बोर्ड के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स शामिल होते हैं। उनमें सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है, अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। तो उसी हिसाब से वो जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल पे कि आँख के बारे में। आँख की जांच कैसे होती है, क्या चश्मा पहनने वाले लोग, चश्मा लगाने वाले लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं? तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो आँख की जांच के लिए मैक्सिमम जगहों पे 3 तरह की जांच की जाती है: डिस्टेंस विज़न, नियर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस। समझेंगे क्या क्या किस किस में ज़रूरत है। तो जैसे ही आप इंटर कीजिएगा आँख की जांच करवाने के लिए, वहाँ पे आपका सबसे पहले आपके आँख में लाइट जलाकर देखा जाएगा या फिर कोई तेज़ रोशनी आपके आँख में दी जाएगी, ताकि उससे पता चलता है कि आपने किसी तरह का लेंस लगवाया है नहीं, या ऑपरेशन करवाया है या नहीं। उसके बाद आपका डिस्टेंस विज़न चेक किया जाएगा। डिस्टेंस विज़न मीन्स कि किसी दूरी पर रखा हुआ रहेगा एक पोस्टर जिसमें आपका लिखा हुआ रहेगा, जो मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट और इसमें नंबर लिखा हुआ है। सबसे ज़रूरी इस बात को आप समझिए कि जो लोग पूछते रहते हैं कि सर चश्मा लगाता हूं मैं, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से कि 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5, ये जो आप नंबर, इसी से पता चलता है कि आपके आँख की स्ट्रेंथ क्या है। तो जिस तरह से ऊपर से नीचे आने पर साइज़ घटते जा रहा है लेटर्स का, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 36 है, 24 है, 18 है, 12 है, 9 है, 6 है। तो यहाँ अगर 6 वाले लेटर को आप पढ़ते हैं, मतलब कि अगर आपने 6 वाले लेटर को अच्छी तरह से पढ़ लिया अपने दोनों आँखों से, तो आपका आँख 6/6 है। इसको अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने दोनों आँख से, मतलब कि आपको पहले दोनों आँख से बोला जाएगा देखने के लिए, उसके बाद एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से बोला जाएगा देखने के लिए, फिर इसी तरह से दूसरी आंख को बंद करके पहले आंख से बोला जाएगा देखने के लिए।
तो इसको समझिए कि अगर आपका दोनों आँख से आप बराबर 6/6 देख पा रहे हैं, मतलब कि 6 वाले जो लेटर्स हैं YAHIXUV, इसको आप पढ़ लीजिए। ये सेम नहीं रहने वाला है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में भी वहाँ पे सेम रहने वाला है। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप वहाँ पास कर सकते हैं अगर नहीं भी पढ़ने में बन रहा है तो अगर आप दोनों आँख से इन लेटरों को पढ़ पा रहे हैं तो आपका आँख समझिए कि 6/6 है। ये दूरी लगभग 5 से 6 मीटर की होती है अमूमन, तो इसमें ज़्यादा दूरी की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 मीटर तक अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपकी 6/6 आँख है। अब यहाँ पे समझना होगा कि मैं सिर्फ आँख की बात कर रहा हूँ, चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ समझिए, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका चश्मे के साथ जांच किया जाएगा। पहले आपको बोला जाएगा बिना चश्मे के, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका चश्मे के साथ जांच किया जाएगा। अगर उसमें आप 6/6 पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट का कि सर मेरा -1.5 है, -2.5 है, -5 है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने पढ़ लिया है अच्छी तरह से तो आप एलिजिबल हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि 6/6 के अलावा 6/9, 6/12 चलेगा कि नहीं। तो इसे समझिए कि 6/9 जो है, अगर आप एक आंख से 6/9 और अगले आंख से भी 6/9 देख पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप एक आंख से 6/6 और दूसरे आंख से 6/9 देख पा रहे हैं चश्मा लगा के या बिना चश्मे के, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसे आप नोट कर लें। पहला मैंने क्या कहा कि आपका दोनों आंख 6/6 हो, और दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर आपका एक आंख 6/6 है और दूसरा आंख 6/9 है फिर भी आप एलिजिबल हैं। तीसरी बात मैंने कही कि अगर आपका आंख 6/9 है पहला और दूसरा आंख भी 6/9 है तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं। अब चौथे कंडीशन पे आ जाते हैं कि अगर आपका आंख 6/12 है तो क्या आप एलिजिबल हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका एक आंख 6/6 है और दूसरा आंख 6/12 है तब आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से आँख की जांच की जाती है। ये 6/9, 6/12 क्या होता है इसे समझ लीजिए अच्छी तरह से। 6 तो कांस्टेंट हो गया, उसके ऊपर जो आपकी विजिबिलिटी है उसे लिखा जाता है। तो अगर आप 6 वाला देख पा रहे हैं तो 6/6 हो गया, अगर आप 9 वाला देख पा रहे हैं तो 6/9 हो गया, अगर आप 12 वाला देख रहे हैं तो 6/12 हो गया। तो मैंने आपको 4 तरह की कंडीशन बता दी है। अगर आप देख पा रहे हैं या फिर नज़दीकी डॉक्टर, इस सरकारी अस्पताल में भी जाकर, या फिर कोई भी आँख के डॉक्टर से ज़्यादा फ़ी नहीं लेता है। नॉर्मली 100-200 फ़ी दे के कहीं भी आप जांच करा लीजिए, आप सुनिश्चित हो जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मन लगा के तैयारी कीजिए। मैं इसी तरह से सारी जेन्युइन बातें आप लोगों को बताऊँगा। मैं आपको यहाँ प्रूफ भी दिखाऊँगा। मैं यहाँ हवा में बात नहीं करता हूँ, ये यूपी पुलिस की ही वैकेंसी की डिटेल आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। इस यहाँ पे सारी बातें स्पष्ट की गई है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास किसी तरह से जेन्युइन कंटेंट दे सकूं ताकि आप लोगों की मदद हो। मैं कमेंट के माध्यम से भी सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं और किसी तरह से समय निकाल के ऑफिस से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। आप लोग से यही आशा करता हूं कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग आँख पे कि नियर विज़न क्या होता है। नियर विज़न के बारे में जानेंगे हम लोग और देखेंगे कि इसमें किस तरह से छटैया की जाती है और किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो इन लेटरों को अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में बड़ा है, धीरे धीरे नीचे आते आते छोटा होते जा रहा है। तो इसे समझना है अब कि नियर विजिबिलिटी आपका कम से कम 0.6 से 0.8 होना चाहिए। ये 0.6 और 0.8 क्या है इसे समझते हैं। तो आप बायां साइड कॉर्नर में देखिएगा तो हर एक लेटर के आगे यहाँ पे 0.20, 0.25, 0.33 इसी तरह से नीचे तक नंबर दिया गया है। तो जैसा कि भर्ती बोर्ड का डिमांड है वहाँ तक आपको कम से कम पढ़ने योग्य होने चाहिए। तो क्या मैंने बताया कि 0.6 से 0.8 तक नॉर्मली ली जाती है आपकी विजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए 0.66 है, उसके नीचे 0.80 है। तो अगर आप यहाँ तक भी पढ़ पा रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है CFDTEOP, तो अगर आप यहाँ तक भी पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये नज़दीक से आपको पढ़वा के दिखाया जाएगा, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं अपने विजिबिलिटी टेस्ट में। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितनी डिटेल से बारीकी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी क्लियर किया मैंने डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न को। अब बात कर लेते हैं कि कलर विज़न। तो कलर विज़न में समझते हैं तो इसमें गर्ल्स को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% गर्ल्स
महिलाएं इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होती हैं। केवल 1% ही ऐसी महिलाएं देखी जाती है जिनको कलर विज़न का प्रॉब्लम है। तो मैं आशा करता हूं कि आप उस रेयरेस्ट में से एक नहीं होंगे और आप 99 में होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं लड़कों की। लड़कों का यहाँ पे लगभग ऐसा देखा जाता है कि 70% लड़के बिल्कुल स्वस्थ होते हैं कलर विज़न को लेके। केवल 30% लड़कों में ऐसी समस्याएं देखी जाती है। तो अगर आप उस 30% में हैं, ये मूलतः ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिक रोग है। तो अगर आपके परिवार में किसी को पहले से था तो आपको भी हो सकता है, इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो अब समझते हैं कि इसमें क्या चेक किया जाता है। तो इसमें अक्सर होता ऐसा है कि लोग कलर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली देख तो पाते हैं, लेकिन जब इस बुकलेट के माध्यम से जो मैं शो कर रहा हूँ अभी डिस्प्ले पे, इसमें दिखाया जाता है तो वो डिफ़र नहीं कर पाते हैं, क्या है वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसमें लेटर्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स या फिर कोई ड्रॉ किया हुआ लाइन ऐसा रहता है जिसको रीड करना रहता है या फिर इस पर पेंसिल चलाना रहता है। तो जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कलर विज़न की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आसानी से देख पाते हैं और आसानी से पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम है उनको देखने में दिक्कत हो जाती है और वो यहीं पे छट जाते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको अगर आप यहाँ पे छटते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। सभी लोग एक बार जाँच कर लीजिए ताकि आप संतुष्ट हो जाएँ, सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ कलर विज़न में क्वालिफाई हो। तो आई होप कि अभी तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कान की। कान में क्या क्या जांच किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कान साफ़ है या नहीं। मेडिकल में जाने से पहले एक बार अपने कान को अच्छी तरह से साफ़ करवा लें। जो भी उसमें गंदगी है वो साफ़ कर दिया जाएगा तो अच्छा होगा। उसके बाद आपको या तो इक्विपमेंट्स के माध्यम से या तो चुटकी बजा के आपके कान के बगल में पूछा जाएगा कि आपको साउंड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अमूमन इक्विपमेंट से देखा जाता है। मेरी जांच जब की गई थी वहाँ पे एक इक्विपमेंट था और उससे पहले कान में इस तरह से लाइट जला के एक देखते हैं, एक मशीन होता है, उससे देखते हैं कि क्या गंदगी है, कितनी गंदगी है, आपका चदरा जो है कान का फटा हुआ है या नहीं। तो बेसिकली यही देखा जाता है। अगर आप इनमें क्वालिफाई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रहा है, आप उन्हें बताइए कि हाँ 3 बार बजा कि 4 बार बजा, आप बता दीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप बढ़ते हैं, उसी टेबल में आगे जाते हैं तो दांत के वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं। दांत में आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ये आर्म्ड फोर्स की नौकरी नहीं है, आर्मी की नौकरी नहीं है जहाँ आपको पूरी तरह से जांचा जाएगा, पॉइंट्स देखे जाएंगे आपके कि टीथ में कितने पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मली इसमें अगर आपका दांत साफ़ है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि सर मेरा एक दाँत टूट गया था या फिर सर मेरा एक दाँत में खोदर है, जो कि कहते हैं कि कीड़ा लग जाना। तो अगर इन सभी समस्याओं से भी ग्रसित हैं तो आप अगर इसमें कैप लगवाए हैं या कुछ मसाला भरता है डॉक्टर, तो अगर भरवा लिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपकी एक दांत मिसिंग भी है, मतलब कि टूट गया है किसी न किसी वजह से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मूलतः वहाँ यही देखा जाता है कि आपका दांत ठीक ठाक है या नहीं, पूरा झरा हुआ तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि मेजर हो सकती है। तो अगर आप उसमें सेफ हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसके बाद आपका आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर वाला टाइम, जिसमें आपका टेस्ट किया जाता है हड्डियों का, जिसमें आपका फ्लैट फुट, नॉक नी, हाथ अगर टेढ़ा है तो वो देखा जाता है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका हाथ सीधा है या नहीं। वहाँ पे इस तरह से करा दिया जाता है, ये आपका देख रहे होंगे। अगर ये आपका सीधा है प्रॉपर तो आप इसमें ठीक हैं, आपका हाथ ठीक है। उसके बाद नौकनी देखा जाता है, जिसमें पहले आप एड़ी को सटाते हैं और टाइटली खड़े होते हैं और अपने पंजों को 45 डिग्री के एंगल पे दूर करते हैं। तो उसमें अगर आपका घुटना के बीच में गैप नहीं दिख रहा है तो समझिए कि आपका नौकनी है। अगर आपको नौकनी की समस्या है तो आप इसे दूर कर सकते हैं। हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय बोला जाता था कि नौकनी है, तो क्या करते थे कि जिनको नौकनी होता था वो सोते समय करवट के साथ, मतलब इस पोर्शन या इस पोर्शन की तरफ सोते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख के और अपने पैर को कुछ देर के लिए बांध लेते थे और सो जाते थे। इससे होता था क्या कि हमारे पैर के घुटना के बीच में जो तकिया रहता था उसके कारण धीरे धीरे अभ्यास से वो थोड़ा डिस्टेंस बना लेता था और हम लोग नौकरी में क्वालिफाई कर जाते थे। तो मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए कि अगर आपका प्रॉब्लम है तो कीजिए, सिर्फ जानिए नहीं, इस बात को करना पड़ेगा आपको, तभी ठीक होगा।
उसके बाद अगर आप नौकरी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट में आप नॉर्मली उसे चेक कर सकते हैं, अपने पैर को भिगोइए और सूखे फर्श पे आप चल के देखिए। उसमें अगर आपके पैर के निशान तिरछे हैं, मतलब एक साइड में गड्ढा है, वो आप खुद से भी अपने पैर पे भी देख सकते हैं कि अगर एक साइड से हल्का सा कर्व हो रहा है, मतलब आप फ्लैट फुट के शिकार नहीं हैं। लेकिन अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो उसे आप अभी से ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय भी कहा जाता था कि फ्लैट फुट में होता क्या है कि जूते के नीचे आप मोची के पास जाइए और उनके बोलिए कि एक छोटी सी गांठ यहाँ पे लगा देते हैं अंदर की ओर, मतलब कि जहाँ पे मेरा गड्ढा होना चाहिए तलवे में, वहाँ पे गड्ढा बनाने के लिए जूते में लगा दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि धीरे 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 आपका गड्ढा वहाँ पे हो जाता है, दब जाता है पैर और आप फ्लैट फुट से उभर जाते हैं। तो आप अब फ्लैट फुट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद मेजर टूट फुट चेक की जाती है कि अगर आपका हाथ टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है, टेढ़ी है या फिर पैर में कोई दिक्कत है, सभी कुछ चेक किया जाएगा बारी बारी से। इसमें बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं कि सर मेरा हाथ कभी टूटा था 3 साल पहले, 4 साल पहले, बचपन में पैर टूट गया था। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका पूर्व में कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है या फिर कोई भी अंग टूट गया है, तो अगर वो अभी वर्किंग कंडीशन में है और देखने में भी नॉर्मल प्रतीत हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक फ्रेंड थे जो अभी उन्होंने मुझे मेल के माध्यम से फ़ोटो भेजा अपना कि उनकी उंगली थोड़ी टेढ़ी हो गई है ऑपरेशन के कारण, और दुर्भाग्यवश वो राइट हैंड की ही उंगली है। तो इस स्थिति में पुलिस विभाग है तो आपको फायरिंग वगैरह भी करना पड़ता है ट्रेनिंग में, तो उस हिसाब से उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर उनकी उंगली वर्किंग कंडीशन में होगी, मतलब उस उंगली से अगर वो कुछ काम कर पाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ना, उठाना, अगर वो कर पाते हैं तो उन्हें क्वालिफाई समझा जाएगा। अगर मेडिकल वाले सिंसियर रहें, अच्छे रहें, तो उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब लगभग सारी टेस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अंतिम रूप से आता है कि अगर आपको पाइल्स है या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसकी जांच करने के लिए फीमेल या मेल स्टाफ आपको ले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी जांच की जाए। कई वैकेंसीज़ में इसकी जांच नहीं की जाती है, हम लोग के वैकेंसी में इसकी जांच की गई। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी इसकी जांच नहीं की जाती। जैसे पिछली बार के यूपी पुलिस के भर्ती में ही अलग अलग बोर्ड में अलग अलग बात बोला जा रहा था, कहीं देखा जा रहा है, कहीं नहीं देखा जा रहा है। और ये कोई बड़ी समस्या है भी नहीं। आप अगर रेगुलर डाइट अच्छी रखते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेके आप इन दोनों चीज़ को ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अभी से ही इन सभी बातों को लेके सिंसियर रहिए अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं। और मैंने तो बता ही दिया है कि किस तरह से तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो स्ट्रेटजी की डाल रखी है, तो आप आई बटन पर जाके वो चेक कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब लास्टली मैं बताता हूँ कि हम लोगों का जब मेडिकल हो रहा था उस समय में जिन लोगों को प्रॉब्लम था आँख में, वो क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे एक कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, उसमें बारी बारी से सबको अंदर बुलाया जा रहा था। 3-4 लोग साथ में जाते थे रूम के अंदर और फिर वापस निकलते थे, फिर 3-4 लोगों को बुलाया जाता था। तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया था कि अंदर गए थे और जो बोर्ड पे लेटर लिखा हुआ था, जो कि पूछा जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, उसको याद कर लिए थे और बाहर आके गूगल में सर्च करके ये देख लिए कि हाँ ये वाला वहाँ पे है। उस फोटो को पूरे ग्रुप में फैला दिया गया और वहाँ जितने भी लोग जो समस्या से ग्रसित थे, जो चश्मा लगाते थे या फिर किसी तरह से प्रॉब्लम था, उनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम था, तो वो पूरा रट गए थे, याद कर गए थे उन सारे लेटर्स को कि किसका नंबर कहाँ है, कौन से सीरीज़ में कौन सा है। जहाँ तक दिख रहा था ठीक है, नीचे वाले पूरे को याद कर गए थे। तो आप लोग भी इस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो आखिरी निदान है। बाकी अगर आपका आंख में सच में दिक्कत है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत है, आप चश्मा लगाकर भी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 2 एग्ज़ामों के लिए है, जितने भी स्टेट की नौकरी होती है पुलिस की, उसके लिए ये सफिशियंट है। आपके पास अगर इतनी एलिजिबिलिटी है, आप पूरी तरह से क्वालिफाई हो जाएंगे किसी भी स्टेट के पुलिस के एग्ज़ाम में। और एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूँ कि इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी बोर्ड आज तक मेडिकल के गठित किए गए, तमाम आप वीडियोस देख लीजिए, जो कि यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, कहीं पे भी किसी भी दरोगा, सिपाही, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती, किसी भी भर्ती में ऐसी बोर्ड नहीं बनाई जाती है जो कि छांटने के लिए बैठी हो। वहाँ पे उन लोगों का मैक्सिमम प्रयास यही होता है कि किसी तरह से बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाए।
तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी चीज़ में भी अनफिट वहाँ पे घोषित होते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए ज़रूर भेजा जाएगा। फिर री मेडिकल में जाने के बाद अगर आप उस चीज़ को कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और चलता है वहाँ तो वो भी दे के ट्राई कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, अभी मेहनत कीजिए, ये मेहनत करने का समय है और एग्ज़ाम डेट काफ़ी जल्द अनाउंस होने वाला है। अभी तो बाबा आ ही चुके हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है कि कितनी जल्दी सारी भर्ती को क्लियर किया जाता है। यूपीएसआई का भी रिज़ल्ट आना है, उसका भी मेडिकल होने वाला है, उसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो अगर जो यूपीएसआई वाले हैं वो भी इस डिटेल से समझ सकते हैं कि उनका भी मेडिकल लगभग इसी तरह का होने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, कोई लॉस नहीं है, इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए। अगर पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद।